रेल बंधुओं को नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया विषय लेकर। विषय शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। पश्चिम रेलवे में एक डिप्टी सीपीओ ने अपने मातहत ओएस और उसकी फैमिली को बहुत उत्पीड़ित किया। ये मामला तब तक किसी के नॉलेज में नहीं था और किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया था। ये मामला 1 मार्च के आसपास का है, जैसा बताया गया। थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसकी ये है कि ओएस के बच्चे की तबीयत ख़राब थी। वो उस दिन जल्दी आया ऑफिस में और अपने ऑफिस इंचार्ज डिप्टी सीपीओ आरएनटी को बताया कि आज उसको थोड़ा जल्दी जाना होगा, बच्चे की तबीयत ख़राब है, फैमिली के साथ उसे पूना जाना है। डिप्टी सीपीओ को शायद उसकी बात पर संदेह हुआ या जो भी हुआ, संदेह करने का वही कोई उचित कारण नहीं था। फिर भी डिप्टी सीपीओ ने अपने 2 लोगों को, जिसमें एक WLI था, वेलफेयर इंस्पेक्टर, उसको ओएस के घर भेज दिया, माटुंगा रोड कॉलोनी रेलवे आवास में। और उन दोनों लोगों ने जबरन दरवाज़ा ठेल कर उसकी वाइफ को ढकेल कर अंदर घुसे, वहाँ के फ़ोटोग्राफ लिए और डिप्टी सीपीओ को फ़ोन लगा करके जबरन उससे बात करने के लिए कहा उसकी वाइफ को। इससे वाइफ घबरा गई, बच्चा घबरा गया और जिस तरह की पूछताछ की कि तुम अभय खलाने की वाइफ हो, तुम लोग पूना जाने वाले हो, तुम लोग अकेले रहते हो, तुम लोग की दिनचर्या क्या है, तुम लोग क्यों जाने वाले हो, आदि आदि इस तरह की फालतू बातें, जो कि पूछने का उसका कोई औचित्य नहीं था। पूछने का क्या, उसके घर पर आदमी भेजने का भी कोई औचित्य नहीं था। फिर भी ये किया गया। ये केवल अपनी हेकड़ी में किया गया, इसका कोई अधिकार नहीं है किसी अधिकारी को। ओएस की वाइफ ने ओएस को फ़ोन करके इस सारी घटना के बारे में बताया। ओएस ने इसकी रिपोर्ट भी किया, विरोध दर्ज किया, डिप्टी सीपीओ को भी और सीपीओ को भी, पीसीपीओ, मगर किसी ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। अब उसकी वाइफ ने कहा कि इसकी वो FIR करेंगे पुलिस में। फिर भी अभय खलाने ने उसको रोका कि अभी डिपार्टमेंटल मामला है, पहले हम अपने सीनियर अधिकारियों से बात करते हैं, उनको बताते हैं, उनसे न्याय की अपेक्षा करते हैं, फिर अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तब देखा जाएगा। उन्होंने पीसीपीओ को कंप्लेंट किया, व्यक्तिगत तौर पर बताया, सीपीओ एडमिनिस्ट्रेशन को बताया और जीएम को भी लिखित कंप्लेंट भेजी। जब डिपार्टमेंटल न्याय नहीं हुआ तब जीएम को भी लिखा। जीएम से कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई एक्शन नहीं हुआ। तब उसने महाराष्ट्र के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस आयुक्त मुंबई और लोकल पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट किया। पुलिस स्टेशन से जो बुलावा आया उसका बयान दर्ज हुआ। ये सब होते होते पीसीपीओ का रिटायरमेंट आ गया, वो रिटायर होकर चले गए और अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी पा गए। मगर ओएस को न्याय नहीं मिला। इधर डिप्टी सीपीओ आरएनटी जो आरोपी अधिकारी है, जिसका नाम रितेश रंजन है,
उसने ओएस को धमकाना, प्रताड़ित करना, उत्पीड़ित करना जारी रखा। तमाम पॉलिटिकल कनेक्शन और ये सब दिखा करके, उसके फ़ोटो दिखा करके अपने मातहत दूसरे ओएस मकरंद और एक लेडी ओएस, चीफ ओएस, इनके माध्यम से उसको डराने धमकाने का प्रयास किया। अब तक भी जीएम को होश नहीं आया कि उसके नीचे इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। उसका एक कर्मचारी उसकी फैमिली को प्रताड़ित करने, अपमानित करने, ट्रेस पासिंग करने की अवैध गैरकानूनी कोशिश की गई। ये एक महिला जो अपने घर में अकेली है, उसके मॉडेस्टी के साथ बहुत बड़ा अपराध है। इसके बाद भी जीएम को कोई संज्ञान नहीं आया। अब पता चला है कि वर्तमान पीसीपीओ ने एक इंक्वायरी कमेटी गठित की है। जबकि इसका कोई औचित्य नहीं था। ये मामला सीधे विशाखा कमेटी में जाना चाहिए था और सबसे पहले डिप्टी सीपीओ आरएनटी रितेश रंजन और संबंधित डब्ल्यूआई वेलफेयर इंस्पेक्टर, इन सबको सस्पेंड किया जाना चाहिए था, जिससे कि ये दूसरों को दबाने, प्रभावित करने का प्रयास न कर पाते, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर ये कहना अभी इस स्टेज पर सही होगा कि अधिकारी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया और किया जा रहा है अभी भी। ओएस को, अभय खलाने को अभी तक न्याय नहीं मिला। इन बिटवीन जब रेल विस्पर्स ने इस पूरी खबर को विस्तार से प्रकाशित कर दिया, तो ऐसी खबर है कि डिप्टी सीपीओ ने एक यूनियन के पदाधिकारियों को बुला के उन्हें बहुत हड़काया है। अब ये पदाधिकारी उसके दलाल कह लें, उनके लाइजनिंग एजेंट कह लें, जो भी कह लें, मगर बताते हैं कि ऐसा उनको कहा डिप्टी सीपीओ ने कि तुम लोगों की वजह से यह खबर बाहर लीक हुई, तुम लोगों ने हमारा कचरा कर दिया। सच ये है कि उसी यूनियन पदाधिकारी जो कभी खलासी में आया था, रेल संपत्ति, रेलवे आवास किराए पे उठाकर करोड़पति बन गया और आज वेलफेयर इंस्पेक्टर है और उसके साथ साथ यूनियन का पदाधिकारी है। इस तरह के लोगों ने रेल को बेच डाला है और उनको खास तौर पर ऐसे पदाधिकारियों को, यूनियन के, फेडरेशन के ऐसे पदाधिकारियों को, कार्मिक अधिकारियों का ही सबसे बड़ा संरक्षण रहा है और आज भी है, जिनके चलते वो आज न सिर्फ खुद मौज कर रहे हैं बल्कि दूसरे कर्मचारियों पर अपना रौब भी झाड़ रहे हैं। जबकि 12-13 साल से यूनियन के चुनाव नहीं हुए हैं, मगर तमाम सारी सुविधाओं का भोग किया जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ पर्सनल ऑफिसर्स, आईआरपीएस ऑफिसर्स, ये उनकी बदौलत ये सब यूनियन पदाधिकारी मौज कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं बोर्ड के उच्च अधिकारियों का भी अनदेखी है, लापरवाही है। कोर्ट के कहे अनुसार भी समय का पालन नहीं हुआ। कभी चुनाव है, कभी छुट्टियां हैं, कभी कुछ है, ऐसा करके टाइम बढ़ाया जाता रहा। खैर, यह विषय परिवर्तन हो जाएगा।
जीएम का यहाँ पर बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए, अपराध है, अक्षमता है, लापरवाही है, प्रशासनिक कमतरता है, अक्षमता है। यदि ऐसा नहीं होता तो जीएम ने टाइमली इस बात पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? यही काम अगर उस जीएम की वाइफ के साथ हुआ होता, जीएम का कोई सबॉर्डिनेट उनके घर पर किसी अधने से कर्मचारी को भेज देता और वो उनकी वाइफ के साथ बदतमीजी करता, तब जीएम को ये बात बर्दाश्त होती? नहीं होती ना। ये लापरवाही, ये अक्षमता इसलिए है, अनावश्यक रूप से अक्षम होते हुए भी जीएम बनाए गए। और ये इनका अपराध नहीं है, ये अपराध रेलवे बोर्ड का है, उन लोगों का है जिन्होंने इन्हें जीएम बनाया। सीनियर अधिकारी बताते हैं, उन्हीं के कैडर के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि ये किसी भी तरह से जीएम बनने के लायक नहीं था, बल्कि उनका तो यहाँ तक कहना है कि ये तो अफसर बनने लायक नहीं थे। ये तो सीनियर डीएमई लेवल की मानसिकता में आज भी, एएमई लेवल की मानसिकता में है आज भी, उससे कहीं उभर ही नहीं पाए। उनका किसी के साथ संवाद नहीं है, मीडिया के साथ कोई संवाद नहीं है, अपने पीएचओडीज के साथ सीधा संवाद नहीं है। सीनियर अधिकारी बताते हैं कि मिस्टर अशोक कुमार मिश्रा, जीएम वेस्टर्न रेलवे, इनकी टोटल एसीआर एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट, सर्विस रिकॉर्ड, टोटल 31 एसीआर में टोटल 31 एसीआर में कुल 21 एसीआर आउटस्टैंडिंग थी, बाकी सारी गुड या वेरी गुड रही। जबकि इन्हीं के सामने अमित अग्रवाल, जो इनसे 1 साल सीनियर हैं, आज बोर्ड में एमई हैं, एडिशनल मेंबर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैं, वो 1 साल इनसे सीनियर हैं। उनकी 32 एसीआर में 31 आउटस्टैंडिंग रही, केवल 1 एसीआर वेरी गुड रही। तो आईआरएमएस, तथाकथित आईआरएमएस रिफॉर्म, सो-कॉल्ड रिफॉर्म के चलते रेल के प्रशासनिक तंत्र का कबाड़ा कर दिया गया और अशोक कुमार मिश्रा जैसे लोगों को जीएम बना दिया गया, जिनकी कोई प्रशासनिक पकड़ नहीं है। वेस्टर्न रेलवे का पूरा प्रशासन तंत्र चरमरा गया है। उनको केवल पार्टी करने, मौज मस्ती करने से मतलब है। यहाँ तक बताया गया है कि रेलवे बोर्ड ने, पूर्व सीआरबी ने जो एनुअल जीएम इंस्पेक्शन बैन कर दिए थे, बंद कर दिए थे, वो आर्डर, वो आदेश वेस्टर्न रेलवे पर लागू नहीं हुआ। इन्होंने खूब जम के हर डिवीज़न का जीएम इंस्पेक्शन किया, पूरे लाव लश्कर के साथ। रिकॉर्ड इस बात का गवाह है। वहाँ तमाम सारे गिफ्ट का लेन देन हुआ, मनोरंजन संध्याएं मनाई गईं, क्लबों में पार्टियां हुईं, पूरी फैमिली के साथ में पिकनिक मनाई गई।
जब इस सब में आदमी लिप्त रहेगा, जोन का मुखिया लिप्त रहेगा, तो उसका प्रशासनिक तंत्र तो चरमराएगा। और डिप्टी सीपीओ और एनटी रितेश रंजन जैसे अदने से, जिनकी सर्विस ही कुल मिला के अभी 8, 9, 10 साल हुई होगी, वो तो निरंकुश होंगे। अब रेल मंत्री का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, अब नए रेल मंत्री आएंगे, उनको इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। या तो वो आईआरएमएस को स्क्रैप करें, या फिर आईआरएमएस की पूरी पारदर्शिता, स्पेशलाइजेशन ऑफिसर्स का, उनकी एक्सपीरियंस का मान रखें और उसके हिसाब से जीएम और सीनियर ऑफिसर्स, बोर्ड मेंबर्स का चयन हो। यहाँ तो कोई टाइम बाउंड ही नहीं है। कोई 48 घंटे के लिए जीएम बनाया जा रहा है, कोई 24 घंटे के लिए बनाया जा रहा है, कोई 3 साल 4 साल के लिए बनाया जा रहा है, 4 महीने के लिए बनाया जा रहा है, 5-6 महीने के लिए मेंबर बनाया जा रहा है। ऐसे में कौन सा जोन का प्रशासन सुधरेगा? कौन सा जीएम मन लगा के काम करेगा? वो तो रिटायरमेंट के मूड में रहता है और मनोरंजन करता है, मौज मस्ती करता है, निकल जाता है। इसलिए भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। डीओपीटी को भी इस पर विचार करना चाहिए, एसीसी को भी इस पर विचार करना चाहिए, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जो तीसरा टर्म रिपीट करने जा रहे हैं, उनको विशेष तौर पर रेल पर विचार करना चाहिए कि आखिर रेल का ये व्यवस्था कैसे चलेगी, ये मनमानी कैसे चलेगी। इस पर फिर आगे हम और भी एपिसोड करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।